बलबीर सिंह जी का आभार प्रकट करता हूं। संत सच ही बोलते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सवाल में पूछा है, देश के समग्र विकास के बावजूद, मतलब वो ये स्वीकार करते हैं कि देश का समग्र विकास हो रहा है, और ये सच भी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, किसानों के प्रति उनकी चिंता का मैं आदर करता हूं और विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं कि देश के समग्र विकास के साथ साथ कृषि में किसानों की आय बढ़ाने के लिए और कृषि के समग्र विकास के लिए भी लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना, पर हेक्टर उत्पादन कैसे बढ़े। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2014 के बाद 2024 तक माननीय सभापति महोदय 44% उत्पादन बढ़ा है। 44%, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और वो उत्पादन बढ़े, इसके लिए नए बीज, नई टेक्नोलॉजी, नई कृषि पद्धति, सबका उपयोग हो रहा है। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, उत्पादन की लागत घटाने का मैं निवेदन करना चाहता हूं। अकेले फर्टिलाइजर सब्सिडी लगभग 2 लाख करोड़ मोदी सरकार दे रही है किसानों को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए वरदान बन गई है। लगभग 4,09,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खातों में अंतरित किया गया है। अकेली फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,90,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली गई है। और कम ब्याज पर कर्जा मिले किसानों को खेती के लिए, इसके लिए केसीसी पर 15 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का चमत्कार भी मोदी सरकार ने ही किया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, 60 साल की उम्र के बाद अगर कोई किसान उसमें शामिल होता है तो फिर पेंशन की गारंटी भी देती है। हमारी मैकेनाइजेशन की योजना, हमारी हार्टिकल्चर की योजना, प्राकृतिक खेती का मिशन, कृषि वानिकी की योजना, बांस मिशन, पर्ल ड्राप, मोर क्रॉप, एक नहीं अनेकों प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिससे किसानों की आय निश्चित तौर पर बढ़ रही है। हाँ, कभी कभी समस्याएं आती है माननीय सभापति महोदय, सूखे से, वर्षा से, बाढ़ से, अतिवृष्टि से, पाले से किसान की फसलें कई बार तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो वैसे समय के लिए भी फसल बीमा योजना किसान के लिए वरदान बन के खड़ी है। मैं श्रद्धेय संत जी से यह निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि पंजाब सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अपने यहां लागू नहीं किया है। अगर यह योजना पंजाब में इस समय लागू होती तो अभी जो बाढ़ के कारण पंजाब में व्यापक नुकसान हुआ है, उससे किसानों को और सुरक्षा मिलती। लेकिन माननीय, आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मिनिस्टर्स आंसर। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मिनिस्टर्स आंसर। माननीय सभापति महोदय, मैं तो किसान के हित की बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट करेक्ट, प्लीज बैठिए। मैं तो किसान के हित की बात कर रहा हूँ। मैंने पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री मान जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि पंजाब को फसल बीमा योजना के अंतर्गत वो सम्मिलित करने का काम करें, वहां लागू करें, ताकि किसानों की और ज्यादा मदद की जा सके। हम किसानों की मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे माननीय सभापति महोदय। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री सांत बलबीर सिंह जी। सर, मंत्री साहब से तो पूछना चाहते हैं, किसानों वालों कीतियां जा रही खुदकशियां का की सरकार कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा है? क्योंकि लगातार किसान खुदकशियां कर रहे हैं कि इन्हों का कोई रिकॉर्ड है? जे है तो 15 सालों के किसानों वालों कीतियां जा रही खुदकशियां का रिकॉर्ड जिहड़ा है वेरवे
ਸਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ। Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, इंसान की जान की अपनी कीमत होती है। एक भी आत्महत्या अगर कहीं कोई करता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आत्महत्या कहीं नहीं होनी चाहिए, लेकिन माननीय सभापति महोदय, विभिन्न परिस्थितियों के कारण कई बार अलग अलग पेशों में काम करने वाले भाई बहन बेटे बेटियां दुर्भाग्यपूर्ण सुसाइड भी करते हैं। जहां तक कृषि का सवाल है माननीय सभापति महोदय, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आत्महत्या के आंकड़ों में नहीं जाना चाहता माननीय सभापति महोदय, वो अमानवीय होगा, क्योंकि तब कितनी होती थी अब कितनी होती है ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन ये हमारा संकल्प है कि एक एक व्यक्ति मानवीय गरिमा के साथ अपना जीवन जिए और उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण भारत में भी किसान से सबकी समृद्धि भी बढ़ी है और खर्च करने की जो सामर्थ्य क्षमता वो भी बढ़ी है। ये एक नहीं कई रिपोर्ट कह रही है, इसलिए किसान की आय भी बढ़ रही। लेकिन आत्महत्याओं के अनेकों कारण होते हैं माननीय सभापति महोदय, और अनेकों कारणों से लोग आत्महत्या करते हैं। विद्यार्थी भी कर लेते हैं, कई बार पेशेवर भी, कोई व्यापार करने वाला भी कर लेता है, कोई गृहिणी भी कर लेती है। एक भी हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है सभापति जी। Third supplementary, Srimati Mahu Maji. Thank you, Honorable Chairman, sir. Through you, my question to the Honorable Minister is, झारखंड के किसानों के लिए एमएसपी कोई औपचारिक नीति नहीं बल्कि जीवन रक्षा का आधार है, लेकिन सेंटर द्वारा वादा किया गया डिजिटल प्रोक्योरमेंट सिस्टम, मोबाइल प्रोक्योरमेंट वैन्स और रियल टाइम एमएसपी वेरिफिकेशन आज तक शुरू नहीं हो सके। क्या माननीय मंत्री यह बताएंगे कि केंद्र ने अपने इन दायित्वों को समय पर क्यों पूरा नहीं किया, और क्या अब केंद्र सरकार झारखंड में एक पूर्ण टेक एनेबल्ड एमएसपी प्रोक्योरमेंट नेटवर्क तय समय सीमा में लागू करेगी? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, कृषि राज्य का विषय है। एमएसपी पर खरीद चाहे झारखंड हो चाहे बाकी राज्य, अपनी राज्य की एजेंसी के माध्यम से या केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से करते हैं, और उसमें टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर होता है। माननीय सभापति महोदय, कई राज्य बड़ी इफिशिएंट खरीद करते हैं और 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा पहुंच जाता है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, केरल जैसे, जहां 3-3 महीने किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंचता। 3-3 महीने किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंचता, और वो इसलिए उन्होंने एक अलग पद्धति अपनाई है। वो एमएसपी का सीधा भुगतान नहीं करते। किसान बेचने जाता है मंडी में तो उसको एक स्लिप दे देते हैं, और वो स्लिप लेके बैंक जाता है तो बैंक उसको लोन के रूप में ये कहता है कि जब पैसा पूरा आ जाएगा राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से तब एमएसपी की राशि दी जाएगी। तो अलग अलग राज्य के यहाँ अलग अलग पद्धतियां हैं। झारखंड भी इफिशिएंटली खरीदी करे और केंद्र सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो सहयोग कर सकता है निश्चित तौर पर करेगा। श्रीमान रामचंद्र जांगड़ा जी। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के ऊपर धन्यवाद करता हूं। मैं भी एक किसान हूं। हरियाणा में जो किसान कभी 10,000 रुपये का ट्रैक्टर भी 24% ब्याज पर लोन पर लेता था, आज हरियाणा प्रदेश में किसान की यह हालत है कि 15 लाख का ट्रैक्टर कैश डिस्काउंट के ऊपर लेते हैं। हमारे किसान पूरी तरह से खुशहाल है। एक भी कोई आत्महत्या का एक भी कोई घटना नहीं होती है। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि दालें जो है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भोजन का, तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि दालों की खरीद को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और उसके साथ साथ मंत्री जी ये भी बताने की कृपा करें
कि एमएसपी के अतिरिक्त फसलों के उचित मूल्य हेतु सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं? धन्यवाद सर। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सम्मानीय सदस्य जांगड़ा जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। दालें विशेषकर शाकाहारी भाई बहनों के लिए प्रोटीन प्राप्त करने का एकमात्र साधन है और दालों का उत्पादन बढ़े, इसके लिए सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। एक दलहन मिशन भी बनाया है और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है माननीय सभापति महोदय कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया है मुख्य दालें तुअर, मसूर, उड़द एमएसपी पर 100% खरीदी जाएंगी, पूरी की पूरी खरीदी जाएंगी। हम जितना किसान पैदा करेगा पूरी खरीदने का काम करेंगे। कल ही मेरे पास लोकसभा के कर्नाटक के माननीय सदस्य आए थे, विपक्ष के सदस्य मित्र भी थे, लेकिन हम पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं मानते, केवल सेवा में भरोसा रखते हैं। उन्होंने तुअर की खरीद की बात की थी। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि कर्नाटक सरकार ने भी जितनी तुअर खरीदी की मांग की थी उसकी स्वीकृति कर्नाटक सरकार को भी दे दी गई है। तुअर, मसूर, उड़द हम पूरी की पूरी खरीदेंगे माननीय सभापति महोदय। जहां तक और भी ठीक दाम किसान को मिले, इसके लिए कुछ निर्णय पिछले दिनों किए गए। एक एलओपीज पहले आती थी 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर, अब उस पर 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है ताकि भारत के किसानों को ठीक दाम दिया जा सके। हमने मसूर और चने जैसी फसल पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 10% कर दी है ताकि बाहर से सस्ती दालें ना आ सके। और एक बात और गर्व के साथ मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा राष्ट्र हित सर्वोपरि और किसानों के हित सर्वोपरि, किसानों के हितों की सदैव रक्षा की जाएगी। कोई भी समझौता किसानों के हितों को दरकिनार रखकर नहीं किया जाएगा। तो दालों की भी हम खरीद करेंगे और किसानों के हितों को भी सुरक्षित करने का काम करेंगे। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती रेखा शर्मा जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि 2014 से पहले एमएसपी फसलों की कितनी खरीद होती थी और 2014 के बाद कितनी खरीद हुई है, इसमें क्या वृद्धि हुई है और यदि हाँ तो इसका ब्यौरा दें और इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं हमारी विद्वान सांसद बहन रेखा जी का आभारी हूं। मोदी जी के नेतृत्व वाली ये सरकार किसानों को एमएसपी कितनी प्रामाणिकता के साथ दे रही है, इसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक तो माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने 2019 में तय किया कि एमएसपी लागत पर 50% मुनाफा देकर घोषित की जाएगी ताकि लाभकारी दाम किसान को मिल सके। और जहां तक खरीद का सवाल है, माननीय सभापति महोदय, 2004 से 14 तक जो धान की खरीदी हुई थी वो 45 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन हुई थी और 14 से 25 तक 79 करोड़ 11 लाख मीट्रिक टन हुई। माननीय सभापति महोदय, गेहूं 22 करोड़ 54 लाख मीट्रिक टन उस दौरान खरीदा गया था 4 से 14 तक, अभी 33 करोड़ 58 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया। माननीय सभापति महोदय, दलहन उस समय 6,29,000 मीट्रिक टन खरीदा गया था, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं था, लेकिन अब खरीदा गया है 1 करोड़ 89 लाख मीट्रिक टन। माननीय सभापति महोदय, तिलहन 47,75,000 मीट्रिक टन खरीदा गया था, लेकिन अब खरीदा गया 1 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन। माननीय सभापति महोदय, वाणिज्यिक फसलें जूट, कोपरा, कपास
ये खरीदी गई थी 35,37,000 मीट्रिक टन, लेकिन अब खरीदी 81 लाख मीट्रिक टन। और माननीय सभापति महोदय, सभी एमएसपी फसलें उस सरकार के दौरान खरीदी गई थी 69 करोड़ 87 लाख मीट्रिक टन, अब खरीदी गई 117 करोड़ 32 लाख मीट्रिक टन। माननीय सभापति महोदय, मैं कितनी राशि किसान को भुगतान की गई इसकी जानकारी भी देना चाहता हूं। धान की जो कुल राशि दी थी 4 से 14 वाली सरकार ने 4,44,00,000 करोड़, लेकिन एनडीए की सरकार ने 14,87,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला है। माननीय सभापति महोदय, गेहूं 2,96,000 करोड़ दिया गया था गेहूं की राशि, अब 6,38,000 करोड़ रुपया दी गई है। दलहन केवल 1,900 करोड़ की थी, अब 1,00,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में गई है। तिलहन 9,000 करोड़ उस समय, अब 67,000 करोड़। वाणिज्यिक फसलें 26,000 करोड़, अब 1,33,000 करोड़ रुपया की खरीद के किसान के खाते में पैसा डाला गया है। और सभी एमएसपी की फसलें अगर देखें तो पहले 7,41,000 करोड़ रुपए की राशि किसान के खाते में गई थी, अब 24,49,000 करोड़ रुपए की राशि किसान के खाते में गई है। आंकड़े गवाह हैं कि कितनी प्रामाणिकता के साथ किसान को एमएसपी देने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 137 श्री रणदीप सिंह सुरजीवाला जी। सप्लीमेंट्री डॉक्टर संदीप पाठक जी। थैंक यू ऑनरेबल चेयर सर। सर मेरे एक दो ऑब्जर्वेशंस हैं और एक सिंपल क्वेश्चन है। सर मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि सरकार अभी जो एमएसपी देने की बात कह रही है वो A2+FL मॉडल पे कर रही है, जो कि काफी कम है। स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से अगर चले तो C2 कॉस्ट प्लस लैंड विच इंक्लूड्स लैंड रेंट एंड कैपिटल कॉस्ट, तो ये तो दे नहीं रही है। मेरा सवाल ये है सर कि जो पैदावार तो बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसका क्रेडिट किसानों को जाता है। सरकार अपने तरफ से क्या कर रही है वो प्रश्न यहां पूछा जा रहा है। सर रूरल डेवलपमेंट फंड में पंजाब का 800 से ज्यादा करोड़ और ओवरऑल अगर देखें तो 1000 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग है। मेरा ये मानना है कि ऐसे विषय पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकारें आती है, सरकारें जाती है। किसानों के मामले में सबको उदार दिल रखकर अगर हम व्यू रखेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। माननीय मंत्री जी से मेरा ये सविनय निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इसको राजनीति से बाहर करके ये पैसा किसानों के लिए देने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं सम्मानित सदस्य की भावनाओं का आदर करते हुए ये निवेदन करना चाहता हूं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। उस समय तो जब यूपीए की सरकार थी तब लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी तय होनी चाहिए। सरकार ने कैबिनेट के नोट में ये लिख दिया था कि इससे बाजार विकृत हो जाएगा। ये असंभव है, ये संभव नहीं है, ये नहीं किया जा सकता। मैंने इसी सदन में कैबिनेट नोट की प्रति रखी थी, लेकिन माननीय सभापति महोदय, एनडीए की सरकार ने 19 में यह फैसला किया कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी तय की जाएगी। और मैं माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। जब उधर की सरकार थी तो A2+FL लागत थी 961 रुपया, एमएसपी केवल 1310 रुपया थी, मुनाफा केवल 36% होता था। ज्वार पर 1269 की जगह 1500 रुपया, मुनाफा 18% था। रागी पर 1338 की जगह 1500, केवल 12% मुनाफा। मूंग पर केवल 19% मुनाफा। उड़द पर 37% मुनाफा। सूरजमुखी पर 23% मुनाफा। लेकिन माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, ये रिकॉर्ड पर आना चाहिए। धान A2+FL लागत 1579, लेकिन एमएसपी है 2369।
50% से ज्यादा मुनाफा देने का हम काम कर रहे हैं। गेहूं पर माननीय अध्यक्ष महोदय A2+FL लागत 1239 रुपया और MSP 2585 रुपया, 109% मुनाफा देने का काम NDA की सरकार ने किया है। जौ पर माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय 1361 A2+FL होती है, 2150 रुपया, मतलब 58% मुनाफा। मसूर पर माननीय सभापति महोदय 3705 रुपया A2+FL, हम देते हैं 7000 रुपए MSP, 89% मुनाफा। रेपसीड और सरसों पर 3210 लागत आती है, 6200 रुपया, मतलब 93% मुनाफा देने का काम होता है। माननीय सभापति महोदय पूरी सूची है मेरे पास, मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ ये सिद्ध कर रहा हूं कि अब A2+FL पर 50% से ज्यादा मुनाफा देकर MSP निर्धारित होती है और उसकी खरीद भी की जाती है और किसानों के हित में हम लगातार ये करते रहेंगे। डॉक्टर वी शिवदासन। Respected Chair, on financial assistance, I caught the answer of the Minister that over and above SDRF, over and above. Please, this is only supplementary. I like to quote the answer of the Nothing will Minister. go on record except over the and supplementary by Dr. V. Shivadasan. Sir, I like to quote the answer of the Minister. Over and above SDRF is concerned from the National Disaster Response Fund NDRF. The farmers, including the paddy and other crops like ginger, pepper in Kerala, had faced a grave crisis, grave loss because of the national calamity, because of the huge flood 2019, 18, 19, 20, 21 and 24. The floods, landslide and the other calamities have ruined not only the cash crops but also ruined the entire habitat of the people, entire habitat of the farmers in different parts of Kerala. Sir, the last year, people in Wayanad experienced a biggest landslide, one of the biggest landslide and natural calamity. The government, Kerala has given lot of assistance to the people. My question is, the government of India have any plan? The government of Kerala complete tender procedure. My question: the government of India have. And this is the question: the government of India have any plan to assist the people of Kerala and Churalmana in Wayanad? And could you provide the state-wise data on the last 5 years financial assistance to the farmers in India? This is humble question from the Minister. I expecting the correct answer from the Minister. Honourable Minister. माननीय सभापति महोदय, केरल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। केरल की महान जनता को भी मैं प्रणाम करता हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं कि केरल में भी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो निर्धारित मापदंड है उसके हिसाब से केंद्र सरकार ने लगातार करने की कोशिश की है। अभी 24-25 में ही माननीय सभापति महोदय 153 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि SDRF के तहत केरल की सरकार को दी गई है। माननीय सदस्य अवगत होंगे कि हम पहले SDRF की राशि, जिसमें 75% हिस्सा केंद्र का होता है, 20% हिस्सा राज्य का होता है, राज्यों को पहले से इसलिए देते हैं ताकि कोई प्राकृतिक आपदा आए तो तात्कालिक रूप से राज्यों की मदद की जा सके। इसके बाद अगर बड़ी कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो माननीय सभापति महोदय NDRF के तहत भी राज्य सरकार अपना प्रतिवेदन भेजता है, केंद्र की टीम भी दौरा करती है और जो नुकसान होता है उसके अनुपात में यहां से HM की अध्यक्षता में एक कमेटी अलग से राशि भी उस राज्य को प्रदान करती है। NDRF के तहत भी माननीय सभापति महोदय इसमें 2025 में 36 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि केरल को रिलीज की गई है। माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी माननीय सभापति महोदय फसल बीमा योजना का लाभ केरल के किसानों को दिया गया है। 76 करोड़ 2 लाख रुपए के बीमा प्रीमियम के अगेंस्ट 741 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि फसल बीमा योजना की भी किसान के खाते में गई है। माननीय सदस्य अगर व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा करना चाहे तो वहां के किसानों के कष्ट के बारे में बताए। निर्धारित मापदंडों के आधार पर जो संभव सहायता होगी किसानों की जाएगी। किसी भी प्रांत के किसान हो, आखिर हमारे भगवान हैं। श्रीमान कनाड पुरगा यस्ता। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत सरकार